महाराष्ट्र के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट और रेवेन्यू, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को सीधे खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले पुलिस कमिश्नर को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि ये आईएएस अधिकारी आए, लेकिन बाद में जब वहाँ जो महाराष्ट्र सरकार के वकील साहब थे उन्होंने थोड़ी विनय की प्रार्थना की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाक्य अपने ऑर्डर से निकाल दिया, लेकिन उनको आना पड़ेगा। और ये मामला क्या है पूरा आप देखिए वीडियो को, आपको याद आ जाएगा। 60 साल पुराना पुणे की ज़मीन का मामला है, तो पूरी बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन तत्काल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल ऑब्जर्वर। और जैसा कि हम बताते हैं तो ये जो मामला है ये है पुणे का वो मामला जिसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट वाली ज़मीन है, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट था जिसको, जहाँ पर वो ज़मीन आवंटित कर दी थी महाराष्ट्र सरकार ने उस परिवार को जिसने 60 साल पहले जिसके पास ज़मीन थी पूना में, वो ज़मीन स्टेट ने उससे ले ली। उसके बाद वो ज़मीन डिफेंस को आवंटित कर दी गई। डिफेंस को जब आवंटित कर दी गई तो ये परिवार लड़ा नीचे से लेके ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट में। लंबी लड़ाई के बाद इसको विजय मिली। उसको कहा गया कि आप दूसरी ज़मीन दीजिए। इन्होंने जो दूसरी ज़मीन दी वो ज़मीन नोटिफाइड ज़मीन थी, रिजर्व फॉरेस्ट था, उस पर निर्माण नहीं हो सकता था। और तब से ये मामला घूम रहा है। और इसी मामले में आपको याद आ गया होगा कि जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कड़े तेवर अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी थी मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, कि आप पूछ लीजिए अपने मुख्यमंत्री से, यदि उनके पास हजारों करोड़ रुपए लाडली बहन योजना, लड़का भाई योजना, बीज योजना, इनमें बांटने के लिए है, फ्री बीज जिसको कहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की वैधानिक जमीन उसको स्टेट ने गैरकानूनी तरीके से एक्वायर किया, उसके बाद 60 साल तक वो परिवार इधर से उधर लड़ाई लड़ता रहा कानूनी और सब में जीता, उसके बावजूद आप उसको जो है मुआवजा देने में टलमटोल कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, जानबूझ के डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप सोच समझ लीजिए, हम ये योजनाएं बंद कर देंगे यदि नहीं होगा, जब तक आप इसको इस मामले में सही मुआवजा, या तो उसको सही मुआवजा दीजिए। ज़मीन भी जो दे रहे हैं तो ऐसे ही दे रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा, मतलब आज की सुनवाई में भी ये बात कही कि आप किसी की कनॉट प्लेस दिल्ली में, जो लोग दिल्ली को जानते हैं, लगभग लुटियंस जोन में, मतलब बिल्कुल सबसे प्राइम लैंड, वहाँ ज़मीन एक्वायर कर लें और उसके बाद बदले में उसको मेरठ ज़मीन दे दें। ये वर्ड हैं खुद, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द वर्बटम हम जस्टिस गवई के शब्द आपको बता रहे हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं और उसके बाद भी देखिए कोई जू नहीं रोक रही है, जू नहीं रेंग रही है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पर तरीके निकाले जा रहे हैं कि कैसे नया रास्ता निकाल लें, कैसे सर्कमवेंट कर लें, कैसे टाल दें। इसके बावजूद, और ब्यूरोक्रेसी, अब इसमें जो लीडरशिप है उसको दोष दें या ब्यूरोक्रेसी को दोष दें, किसको दोष दें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतना सख्त रवैया अपनाने के बाद बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं आपकी वो रोक दूंगा, बार बार वो कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं। यहाँ तक उन्होंने, क्योंकि गवई साहब की अगर आप देखेंगे रवैया, गवई साहब जिस तरीके से अपनी बात कहते हैं तो उसमें एक ह्यूमर है, ब्लैक ह्यूमर है, उसमें एक विट है, सरकाज़्म है, सटायर का भी इस्तेमाल करते हैं। सख्त है लेकिन वो थोड़ा ह्यूमरस तरीके से बात कहते हैं। तो वो जितने भी उनके कमेंट हैं, आज भी उनकी टिप्पणी जो थी वो ये थी कि काफ़ी समय हो गया है लगता है आपके मुख्य सचिव को दिल्ली का दौरा किए हुए, काफ़ी दिन हो गए उनको दिल्ली घूमे हुए। ये इशारा था उनका कि भाई उनको हम तलब कर लेंगे। फिर लानत मलानत की उन्होंने थोड़ी रिक्वेस्ट की, जो राव साहब स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फिर बात घूम कर आई। चूँकि एफिडेविट मांगा था, उस एफिडेविट को पढ़ के वो और पारा चढ़ गया, क्योंकि एफिडेविट में वो अदालत को ही समझा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये वर्ल्ड, उसमें जो वाक्य लिखा गया है उस पर दूसरी तरफ से जो पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता, उन्होंने भी नज़र डाली और बेंच ने भी उसको ऑब्जर्व किया। बेंच ने भी उसको पॉइंट आउट किया जब उन्होंने एफिडेविट पढ़ा कि ये किसका हुआ है एफिडेविट। ये तो जो एफिडेविट पे सिग्नेटरी थे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के जो फॉरेस्ट और रेवेन्यू को देखते हैं, उनके थे। उन्होंने कहा भैया ये कौन, किस तरह के IAS अधिकारी हैं, कैसी भाषा इसमें लिखी हुई है, ये हमें बताएंगे, बुलाओ, अब इनको तो बुला ही लो।
और ये कंटेम्प्ट का मामला है, हम कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर रहे हैं। तो वो जब ऑर्डर लिखवा रहे थे कंटेम्प्ट का, तो उसमें एक वाक्य उन्होंने लिख दिया था कि 9 सितंबर को इनको पेश करिए, 9 सितंबर को ये पेश होंगे। और पुलिस कमिश्नर को उन्होंने मार्क कर दिया था कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें, क्योंकि लोग आते नहीं हैं। उन्होंने पूछा बल्कि गवई साहब ने कि चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक जो अफसर हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनकी पे और उसको लेकर के लंबा मामला चला आ रहा है। मतलब किस तरीके से कल आप देखिए तो सारे राज्यों के 10, 12, 15 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को उन्होंने बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुनते ही नहीं, लोग आते ही नहीं, मानते ही नहीं। ये हालत है, ये देश में सुप्रीम कोर्ट की हालत है। अगर आपको गलतफहमी हो तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल तो गवई साहब ने जो है अच्छी खासी क्लास लगाई है, तेवर तो उनके कड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले तीसरे चौथी बार की सुनवाई है जिसमें लगातार वो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। जब से वो कह रहे हैं, जिस दिन से वो फ्रीबीज की घोषणाएं हुई हैं, तब से उन्होंने ये पकड़ा हुआ है ट्रैक गवई साहब ने। लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। और ये बेंच को लिखना भी पड़ा, बेंच को ये ऑब्जर्व, बेंच ने बोला और मौखिक तौर पे बोला, ऑर्डर में भी उन्होंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो खास तौर पे काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के लिए डैमेजिंग है। लेकिन देखिए, तब तो उन्होंने कहा है कि भाई आप या तो इनको मुआवजा दीजिए, फिर स्टेट ने उन्हें कोई ज़मीन नोटिफाई की है, जो ज़मीन बताई है कि हमारे पास इतने हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें से हम दे सकते हैं, पुणे नगर पालिका के अंदर आने वाली ज़मीन है। तो अब अदालत ने जो पिटिशनर है उनको ये मौका दिया है कि ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, आप जॉइंट इंस्पेक्शन कीजिए, यदि आप सेटिस्फाइड हो उस ज़मीन से तो फिर विचार कीजिए। आपको ये अधिकार है, आप तय करिए कि आपको ज़मीन लेनी है या मुआवजा लेना है। लेकिन स्टेट, महाराष्ट्र राज्य मुआवजे की राशि का खुलासा नहीं कर रहा है। रेडी रेकनर की बात पे गोलमोल है, गोलमोल है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास वैसे पैसे बांटने के लिए हैं फ्रीबीज, लेकिन जिसका हक है, क्योंकि 60 साल में उस प्राइम लैंड की क्या कीमत होगी। हर बार फिगर जो घूम फिर के कुछ निकल के आती है, पहले 63 करोड़ की कुछ आ रही थी, अब 125 करोड़ के आसपास की आ रही है। जो प्रपोज जमीन ये दे रहे हैं उसकी एक अनुमानित कीमत का उसमें इशारा किया गया है। लेकिन जो बेंच ने पूछा उसका सीधा जवाब इसमें नहीं है। बेंच ने पूछा कि आपने किस आधार पर, रेडी रेकनर आपका 89 का है, आप बताइए आपने किस आधार पर मुआवजे की राशि का वो प्रपोज किया, ताकि उस आदमी को चूज करने का मौका मिले जिसकी जायज जमीन को, जिसकी लीगल लैंड को आपने एक्वायर कर लिया गैर कानूनी तरीके से। आपने उस पर बिल्डिंग बना दी, आपने डिफेंस को दे दी। डिफेंस कह रहा है कि साहब अब हम क्या करें, हम तो पार्टी नहीं है, हमने तो बना ली, तो अब हमारा तो नहीं हो सकता, आप दूसरी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर कर देंगे, ये गवई साहब ने कहा कि हम लिख देंगे कि तोड़ दीजिए सारी जो ज़मीन पे, जो ज़मीन इनकी ओरिजिनल थी, यदि आप सही समाधान नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट तरीके से उसको नहीं डील करेंगे, उसको सही ऑफर दीजिए जो न्यायोचित ऑफर हो आज के रेट के हिसाब से, तो फिर हम ये कहने वाले हैं कि तोड़िए सब कुछ, डेमोलिश कीजिए, उसको ज़मीन दे दीजिए। भाई आप नहीं दे रहे अगर सही तो दे दीजिए उसको। लेकिन कोई, क्योंकि उनको क्या लगता है कि ये सिर्फ कह रहे हैं, ये सिर्फ डांट रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब गर्म हो रहे हैं, माय लॉर्ड ऐसा करेंगे थोड़ी हकीकत में। ये दरअसल ब्यूरोक्रेसी का ही इंप्रेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतने सारे मामलों में टिप्पणी करता है, मतलब धमकी देता है, चेतावनी देता है, लेकिन बाद में माफियाफी मांगने पर ज़्यादातर मामले आपको लगभग 99% इस तरह के मामले मिलेंगे जिसमें कंटेम्प्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। हैं कुछ अपवाद स्वरूप मामले, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो चेतावनी दे के, डांट डपट के, मतलब एक पोस्चरिंग ज़्यादा होती है। ये एक जनरल ब्यूरोक्रेसी के मन में इम्प्रेशन है, तो इसी का लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में। फिलहाल तो गवई साहब ने टाइट कर दिया पूरा, बिल्कुल चूड़ियाँ कसी हुई हैं। तो देखिए 9 सितंबर को क्या होता है। अब तो पेशी के लिए कह ही दिया है और बाकी बात भी कह दी है। आगे फिर जैसा भी होगा हम आपको फिर दोबारा सूचित करेंगे। चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।